सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, सिलेबस से संबंधित तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए आज हम सभी अपने शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन तथा सांख्यिकी की सीरीज को प्रारंभ करेंगे। और इधर जो भी आपको 4-5 दिनों से जो वीडियो नहीं मिल पाए, उनका एक बड़ा कारण यही था कि थोड़ा सा डेटा प्रिपेयर किया जा रहा था। अब पूरा डेटा कंप्लीट हो चुका है, इसकी पीडीएफ भी रेडी है और आप सभी को अब ये मिल जाएगी। इसके लिए कुछ कॉस्ट है, आप 500 रुपीज़ पीडीएफ की कॉस्ट है। पूरा सिलेबस है पीजीटी का और इसको मैं भी अंत में आपको पीडीएफ पूरा दिखा भी दूंगा कि क्या क्या है इसमें। और इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करिएगा और उससे संबंधित हम आगे की चर्चा वहीं पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज जिसको भी चाहिए होगा वो संपर्क कर सकते हैं। आज हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। शैक्षिक मापन यानी एजुकेशनल मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है और स्टेट्स इसका क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है, इन सबको हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो शैक्षिक मापन को सबसे पहले तो ये जो मापने का जो पहली लाइन जरा पढ़ लेते हैं तो आप जरा सा कंटेंट से जुड़ जाएंगे, अन्यथा मैं चीज़ों को बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं इधर उधर की बात कर रहा हूँ। एक लाइन पढ़ने के बाद फिर हम अपनी बातों को कंटेंट से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कहा गया कि मापन यानी मेजरमेंट तथ्यों को अंक के रूप में वर्णन करना है और मापन किसी वस्तु का शुद्ध और वास्तविक रूप में वर्णन करता है। किसी भौतिक पदार्थ के गुण व विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया को मापन। किसी भौतिक वस्तु के क्या लिखा है, किसी भौतिक पदार्थ की गुण एवं विशेषताओं के परिणाम को क्या करना है, यहाँ पर हमने अंकात्मक रूप दिया है। ठीक है, क्यों दिया है आप जानते हैं। मापना को सरल और शब्दों में कहें तो हम कहते हैं नापना। आप नापते हो किसी चीज से, किसी भौतिक यंत्र किसी भौतिक वस्तु को किसी भौतिक पैमाने के आधार पर हम मापते हैं कि ये जो मेज है ये इतने मीटर लंबी है। अगर हम ये कहने लगे तो हम क्या कहते हैं, ये जो मेज है वो 1 मीटर लंबी है, यानी हमने मेज की विशेषता को क्या दिया, अंकात्मक मान देने से हमें ये पता चल गया कि हाँ ये 1 मीटर लंबी है। अगर हम उससे कहते कि हाँ दोनों हाथ फैला के कहेगा इतनी बड़ी मेज है तो वो ज्यादा अच्छा समझ नहीं आता है ना, और वो वैज्ञानिक नहीं। ठीक, क्योंकि विज्ञान में कहता है हमें क्रमबद्ध रूप से बात करनी है तो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके लिए हमने इस मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज किया अपने नैतिक मतलब नित्य कार्यों को करने के लिए, उनको जानने के लिए। अब इस प्रक्रिया को हमने शिक्षा की प्रक्रिया में अडॉप्ट किया। पूर्व से हम जानते हैं कि शैक्षिक प्रक्रिया में जब पहले एजुकेशन प्रोसेस तो बहुत पुरानी है, तो एजुकेशन प्रोसेस के जो भी ज्ञान बालकों को दिया जाता था, उस ज्ञान की कितनी सीमा उन सभी ने प्राप्त की है उसको जानने के लिए पूर्व में शास्त्रार्थ होते थे और उस आधार पर यानी मौखिक जो परीक्षाएं होती थी उस आधार पर उन्हें पास या फेल माना जाता था। ठीक है, आगे जब हम थोड़ा सा जैसे काल बीतता गया, फिर हमने सर्टिफिकेशन का जो हमने प्रमाण पत्र देने का प्रक्रिया अपनाई। उन प्रमाण पत्र की प्रक्रियाओं में हमने कुछ बालक के जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं, चाहे भाषा का, चाहे तर्क का, चाहे विज्ञान का, तो उनको हमने क्या किया, हमने अंक के रूप में बताया कि भाषा इसको इतनी आती है, अंक के रूप में बताने का। अगर हम किसी से कह दें, क्यों हमने किया, अगर हम कह दें कि इसकी हिंदी कितनी अच्छी है तो कहोगे कि इसकी हिंदी दोनों हाथ फैला के फिर कहोगे इतनी अच्छी हिंदी, तो फिर क्या ये उत्तम बात है? नहीं। तो हमने जब भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक वस्तुओं को मापने के लिए किसी पैमाने का प्रयोग किया उसी आधार पर, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, कुछ निश्चित नियम बना लेते हैं और उन निश्चित नियमों के आधार पर बालकों की योग्यताओं को हम क्या करते हैं, अंकात्मक रूप प्रदान करते हैं। तो गुण और विशेषताओं को क्या करना, अंकात्मक रूप प्रदान करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अब समझ में आ गई बात। मापन तथ्यों को क्या कर रहा है, अंक प्रदान करता है। कोई सड़क दुर्घटना घट रही है, बहुत यहाँ पर ऐसे आप कहिए कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, इस रोड पर बहुत दुर्घटनाएं होती है। अगर आप, लेकिन आपसे कोई आपको कोई डेटा तैयार करना तो आप कहेंगे कि वर्ष भर में इस सड़क पर या इस रोड पर इतने एक्सीडेंट हुए,
10 एक्सीडेंट हुए, 20 एक्सीडेंट हुए, इस तरीके से अगर आप संख्यात्मक मान बताते हैं तो आपकी बात को और अधिक उचित माना जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, भौतिक पदार्थ की, क्योंकि ये कहाँ प्रयोग होता था, भौतिक क्षेत्र में प्रयोग होता था, इसलिए उसके गुण और विशेषताओं को क्या किया गया है, अंकात्मक रूप प्रदान किया गया है। ठीक है, यही काम हमने यहाँ भी कर लिया कि हम बालकों की योग्यताओं और विशेषताओं को हमने क्या किया है, अंकात्मक रूप प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन। बालक के योग्यताओं और विशेषताओं को अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक मापन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको तमाम तरीके से परिभाषित किया गया है, क्योंकि परिभाषा परीक्षा में आके पूछी जाती है, इसीलिए जरा देखते हैं एस स्टीवंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत बार ये परिभाषा कहीं पर भी शैक्षिक मापन से संबंधित पूछी जाती है। अधिकतम काम उनका शैक्षिक मापन में नहीं, मापन के फील्ड में, क्योंकि फिजिक्स की फील्ड के व्यक्ति हैं। शैक्षिक मापन में जो आपके शिक्षा मनोवैज्ञानिक, इनका काम ज्यादा है। ठीक, एस स्टीवंस की परिभाषा हमने माना, क्या कहा कि मापन किसी निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, किस आधार पर, निश्चित नियम के आधार पर। ठीक है, तो हम सब समझ गए। एक परिभाषा और अगर देखें तो जेसी हेल्मस्टेडर के अनुसार मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया, जिसमें किसी व्यक्ति पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से समझने और बताने का प्रयास किया कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में जो भी विशेषताएं हैं, उसको अगर हम अंकों में व्यक्त करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम शैक्षिक मापन कहते हैं। और इस तरीके से उस व्यक्ति में उपस्थित विशेषताओं और गुणों की वास्तविक मात्रा का ज्ञान हम सभी को हो पाता है। ठीक है, अब वनस्पत हम किसी अन्य चीज से कहें कि इसको इंग्लिश बहुत अच्छी, कितनी अच्छी, बहुत बड़े, बहुत अच्छी, तुम पूछो मत कितनी अच्छी। अब आप क्या करेंगे, उसकी मार्कशीट उठाएंगे, आप कहेंगे इसको इंटर में 100 में से इसको 95 नंबर मिले हैं, तब कहेंगे हाँ अच्छी बात तो है। यानी इसका एक अनुमान भी लगा लेते हैं मार्कशीट देख करके कि हाँ इस बच्चे की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी तरीके से उसने परीक्षाएं पास की। इसलिए अंकात्मक रूप दिया गया, क्योंकि विशेषताओं को हम व्यवस्थित रूप से परिभाषित कर सके। बात समझ में आ गई? इसको इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का क्यों जरूरी है? क्योंकि परीक्षाओं में जो कथनात्मक प्रश्न आते हैं, ये चूंकि मैं कोई प्रश्न पत्र तो बना नहीं रहा हूं, आपके सिलेबस के आधार पर मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया। अब कोई यही लाइन तो उस परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी, इससे संबंधित शब्दों का निर्माण या कथन का निर्माण परीक्षा में हो जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, शब्द कैसे भी होंगे, आप उसके अर्थ को जब समझ ले जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम मेजरमेंट कहते हैं, कि बच्चों के योग्यताओं और विशेषताओं को संख्यात्मक रूप में प्रदान करने की प्रक्रिया, बालकों की योग्यताओं और विशेषताओं को संख्यात्मक रूप देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शैक्षिक मापन, एजुकेशनल मेजरमेंट कहा जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसमें क्या कहा गया? अब आते हैं जरा तथ्यात्मक बातों पर। उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण हम करने पर हम कह सकते हैं कि मापन विभिन्न निरीक्षणों और वस्तुओं और घटनाओं को विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक व संगत रूप में कोई संकेत चिन्ह या कोई आंकिक संकेत प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, अब इस काम को हम करते कैसे हैं? मापन का जो हमारा प्रोसेस है वो उस तरीके में, तो उन्होंने कहा कि मूलतः जो इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, तो कहा गया कि मूलतः जो मापन प्रक्रिया के 3 चरण, कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। उसमें सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला तो क्या है, गुणों को पहचानना। ठीक है, सब चीज की हमें क्या लंबाई मापनी है, चौड़ाई मापनी है, भौतिक अगर हम बात करें। ठीक है, और इसी बात को अगर हम शैक्षिक क्षेत्र में लेके आए तो हम ये देखें कि हमें भाषा का ज्ञान प्राप्त, बालक का भाषा के बारे में जानकारी लेनी है, कि हमें उसे तर्क के बारे में जानकारी लेनी है। इन सबको सबसे पहले निर्धारित करते हैं कि सबसे पहले गुणों को हम पहचानते हैं, फिर उन दूसरा लिखा है गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यास को निश्चित करना। अब हम इसको किस पर मापेंगे? ठीक है, हमारा पैमाना क्या है कि हम इसको ABCD ग्रेड देंगे, या फिर हम 100 में मापेंगे, 50 में, इस तरीके से हमारा जो संक्रिया विन्यास, यानी जो भी हम इसकी प्रोसेस यूज करने जा रहे हैं उस पर। और फिर गुणों को अंशों या योग की इकाई में मात्रांकित कर देंगे।
ठीक है, जितनी भी मात्रा, जितनी उपस्थित मात्रा है, हमने जो पैमाना बनाया था उस पैमाने के आधार इसके पास कितनी मात्रा उपस्थित है उसको हम व्यक्त करते हैं। तो ये 3 काम हम मापन की प्रक्रिया में करते हैं। ठीक है, मनो ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर मामला। सच्चे मापन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा याद रखिएगा। दूसरा, हमने मेजरमेंट के प्रोसेस में किन किन चरण को इन्वॉल्व किया है वो हमने देख लिया। ठीक है, आगे जरा समझते हैं। कहा गया कि मनोवैज्ञानिक मापन के दो रूप से हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो एक होता है मानसिक मापन, एक होता है भौतिक मापन। ठीक है, तो मानसिक मापन का प्रारंभ हम जानते हैं कि बुद्धि मापन के रूप में अल्फ्रेड बिने के द्वारा बुद्धि परीक्षण बनाकर हुआ है। और मानसिक मापन की स्थिति क्या है, सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष नहीं होती, यानी ये कोई आधार पर कंपैरिजन करने वाले होते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव होता है एनालिसिस ये। ठीक है, निरपेक्ष और सापेक्ष का मतलब इस तरीके से है कि कोई हमारे पास अगर लकड़ी का टुकड़ा है तो वो अगर 5 मीटर का है तो 5 मीटर का है। ठीक है, उसका हम किसी भी पैमाने के आधार पर तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी निरपेक्ष मापन है, इसमें कोई भी इसका उस आधार पर हम कंपैरिजन नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने जो बुद्धि परीक्षण के आधार पर जो बुद्धि की तालिका बनाई है कि 0 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 40 तक, इस तरीके का जो हमने, हम रिजल्ट को अपने उस टेबल से क्या करते हैं, वो टैली करवाते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो हमारे पास जो टेबल है, जैसे आपने देखा टर्मन के हमारे पास बुद्धि परीक्षण की लिखा है कि 120 से ऊपर प्रतिभाशाली, इस तरीके से और कई लोगों का अध्ययन है, उनका अपना पैमाना है। तो ये जो हमारा अध्ययन होता है मानसिक मापन जो है वो सापेक्षिक होता है। ठीक है, ये बात समझिएगा। और हम अपने क्षेत्र में अधिकतम हमारा मानसिक मापन से ही सामना होता है। तो मानसिक मापन में अंकों का कोई अपने में कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मानसिक मापन में कोई निश्चितता भी नहीं होती है, ये परिवर्तनीय होते हैं। मुख्य रूप से हम बुद्धि, विषमता, उपलब्धि, इन सब के आधार पर इसको। ठीक, भौतिक मापन का प्रारंभ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रयासों से हुआ है। ठीक है, भौतिक मापन की प्रकृति निरपेक्ष होती है और भौतिक मापन निश्चित होता है। इसमें क्या है कि रैंडम जो हमारे पास एक शून्य बिंदु भी पाया जाता है। जैसे हम बालक की भार, ऊंचाई, इन सब को मापने के अगर प्रयास करें तो वो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इन सब बातों के आधार पर हम काम क्या क्या कर सकते हैं, मापन के कार्य कौन कौन से हैं। तो वो मापन के कार्यों की अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ निश्चित योग्यता होती है। इन व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन मापन, जो भी योग्यता विशेषता उसमें है उसको जानने का एकमात्र साधन हमारे पास क्या है, मापन। इसलिए और उस आधार पर हम कुछ काम कर सकते हैं। क्या हम उसको वर्गीकरण, क्लासिफाइड कर सकते हैं और उसका हमें एक आधार बना सकते हैं। हम पूर्व कथन कर सकते हैं कि हाँ ये जो बालक है इसकी मार्कशीट हमने देखी तो इसको इस परीक्षा में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, उस आधार पर बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके भविष्य पूर्व कथन की बात होगी, तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। और उस आधार पर हम बालकों को कोई भी उसके जीवन से संबंधित परामर्श और निर्देशन भी दे सकते हैं और उसकी समस्याओं के समाधान भी हम उसके योग्यताओं और विशेषताओं के अंकात्मक रूप प्रदान करने के पश्चात हम क्या कमी रह गई उसको भी जानने का प्रयास कर सकते हैं, ये जानते हैं। और खोज, अन्वेषण, जब कोई हमारे पास डेटा रहता है जो संख्यात्मक रूप से होता है तो हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं, खोजबीन भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मापन के कार्य। अब जरा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की मापन के स्तर, लेवल ऑफ मेजरमेंट। 4 मेजरमेंट के लेवल हैं, चारों से अगर पीजीटी की परीक्षा है तो वहां पर एक प्रश्न इससे 100%, 1 से 2 प्रश्न यहां से मिल सकते हैं इस पार्ट से, सिर्फ लेवल ऑफ मेजरमेंट से। ठीक है, तो ध्यान से इसको आप समझिए। मनोवैज्ञानिक मापन का आधार क्या है, डेटा है, आंकड़े हैं। ठीक है, और सुविधा के लिए हम उपलब्ध आंकड़ों को 4 स्तरों में रखते हैं। जो भी हमें डेटा मिलता है उसको 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इन चारों स्तर में एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। ठीक, वो एक बात हो गई, एक निश्चित क्रम में। अब इन चारों जो लेवल है इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया, तो हमारे जो स्टैनले, ये जो एसएस स्टीवंस की परिभाषा आपने पढ़ी थी वो यही व्यक्ति है, स्टैनले स्मिथ स्टीवंस।
इन्हीं का फिजिक्स में इन्होंने काम किया है। और 1946 में इनकी एक जो जर्नल प्रकाशित हुआ ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट, इन्होंने एक जर्नल प्रकाशित किया और उस लेख में इन्होंने मापन के 4 सामान्य स्तरों का उल्लेख किया हुआ। ठीक है, और ये 4 स्तर कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले लेवल को बोलते हैं नॉमिनल लेवल, नामित स्तर, सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्रमिक स्तर, उसके बाद हमारा अंतराल और अनुपात। ठीक है, इसको अन्य नामों से भी कहीं कहीं परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, इसलिए इंग्लिश इसकी याद कर लीजिए। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। ये इंग्लिश इसके चारों नाम आपको याद रखने चाहिए। और क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अनुपात को अन्य कोई नाम दे देते हैं तो कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिए। कहा गया कि जो हमने ये 4 मापनी बताई है, हमने क्या मतलब जो स्टैनले स्मिथ स्टीवन साहब ने 4 मापनी बताई थी, तो उपरोक्त मापनी की जो ये विभिन्नता हम देख रहे हैं, इनका जो मुख्य आधार ये है कि कोई भी जो मापनी है वो किसी भी विषय वस्तु को मात्रात्मक या अंक जो हमने देने की प्रक्रिया है ना, सभी काम यही करेंगे। ठीक है, तो उस प्रक्रिया में वो किस विधि का प्रयोग करता है और वो किसी व्यक्ति की विशेषता को किस स्तर तक माप पाता है। मापन तो यही हुआ ना कि योग्यता और विशेषताओं को संख्यात्मक मान देना, तो वो जो संख्यात्मक मान देना हम किस स्तर पर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों स्तर हैं, ये चारों का अपना अपना यही काम है कि ये जो भी आंकिक मूल्य देने के लिए जो कोई विधि का एक अपनी पर्सनल मेथड का यूज करते हैं और एक लेवल तक ही जा पाते हैं। ठीक, इसलिए ये 4 लेवल बन गए, इसीलिए इनको स्केल की जगह पर लेवल का भी नाम प्रयोग करते हैं। तो प्राय प्रत्येक जो लेवल है या जो प्रत्येक हमारी मापनी है, उसके आंकिक रूप प्रदान करने के अपने अपने नियम, अपनी अपनी उसकी सीमाएं हैं और वो उनके द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार की हम सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ये मामला है। अब जरा सा चारों को जरा समझे एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सबसे पहला हमारा क्या है, नॉमिनल लेवल। ठीक है, नॉमिनल यानी नामित स्तर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं। ठीक, एक बार समझिए, एक बार मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, उसके बाद इसको समझ में, जिससे क्या हो कि मेन कंटेंट छूटने पाए। ठीक, टू द पॉइंट बात करें। सबसे पहले बात, नामित स्तर या नॉमिनल स्केल क्या है, तो ये मापन का सबसे निम्न स्तर है। कैसा है ये, सबसे कैसा स्तर है, सबसे लो लेवल। क्वेश्चन आपसे बनता है कि निम्नलिखित भौतिक माप या निम्नलिखित मापन स्तर का सबसे निम्न स्तर का मापन स्तर कौन सा है, तो वो प्रश्न आपका जवाब नामित स्तर। इसे हम वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जानते हैं। इस मापनी में वस्तु अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर अलग, किसी गुण या विशेषता के, यही बात है कि यहाँ पर क्या होगा कि हम अलग अलग समूहों में रख करके और उन समूहों की पहचान करने के लिए हम कोई नाम, संख्या या चिन्ह दे देते हैं। इनमें कोई क्रम अंतर्निहित नहीं होता। ठीक है, एक बार नेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में प्रकाशन के आधार पर, ठीक है, प्रकाशन के आधार पर पुस्तकों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाशन के आधार पर आपने पुस्तकें लगा दी कि ये फला प्रकाशन, ये फला प्रकाशन। ठीक, अगर यही, तो ये हमारा मापन क्या हो जाएगा, नामित स्तर हो जाएगा। इसी का रूप थोड़ा सा अगर और बदल दें तो कहा जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सर्वाधिक या जो छात्रों की मांग के आधार पर प्रकाशन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो उसका जवाब दूसरा हो जाएगा। तो सिर्फ आपने क्या किया, किताबें आई हैं और किताबें आपने अरेंज कर दी। ये जो आप काम हो गया, यहाँ पर क्या है, ये अरिहंत प्रकाशन का है, ये यूथ पब्लिकेशन है, ये अन्य प्रकाशन है, तो दूसरा प्रकाशन है। ठीक है, कई सारे प्रकाशनों के आधार पर आपने पुस्तकें लगा दी। ठीक है, अब कौन ज्यादा पढ़ी जाती है, कौन कम पढ़ी जाती है, इससे आपको मतलब नहीं है। ये जो लेवल है ये नामित स्तर का मापन कहलाता है। ठीक है, इसीलिए आपने कहा कोई नाम दे दिया, कोई संख्या दे दी, कोई चिन्ह दे दी, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा विशेषता ये है कि इसमें कोई भी क्रम निहित नहीं होता, इसमें योग्यता की मात्रा निश्चित नहीं होती, योग्यता के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते
हैं। ऐसे और एक उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए आप किसी क्लास की क्लास टीचर हैं और वहां पर जो बालक हैं, एक तो हो गए बालक और बालिका का वर्ग अलग अलग कर दिया, या फिर और अधिक जाते हैं तो आपने कहा कोई कंपटीशन होना है तो उस आधार पर डांसिंग, सिंगिंग और प्ले, तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहा कि डांस हम लेंगे, ये तो डांस के बच्चों का नाम एक जगह लिख लिया और नृत्य के बच्चों का मतलब एक आपने सिंगिंग के बच्चों का नाम लिख लिया और प्ले करने वाले बच्चों का नाम लिख लिया। तो ये अभी क्या है, किसको डांस ज्यादा, जिसका ज्यादा अच्छा है, किसका काम है, ये हम नहीं जानते। हमारे पास क्या है, सिर्फ नाम आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया, इसमें कोई भी क्रम अंतर नहीं होता, तो ये हमारा कहलाएगा नामयुक्त स्तर का। अच्छा, एक समूह में शामिल समस्त पदार्थ या सदस्य आपस में अन्य समूह के सदस्यों से भिन्न होते हैं। ठीक है, डांस वाले हैं, ये सिंगिंग वाले हैं, ये प्ले करने वाले हैं। ठीक, आपस में अन्य समूह से क्या है, भिन्न होते हैं। इस प्रकार के मापन में केवल क्या हो सकती है, गणना ही संभव हो सकती है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करके बता दीजिए, गणना ही संभव है। इसमें कोई जो भी गणितीय संक्रिया संभव है वह केवल गिनने के लिए ही प्रयोग होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग आदि नहीं होता। इसलिए ये हम इस मापन से जो हमारा सांख्यिकी का काम हो पाता है उसमें केवल हम क्या कर पाते हैं, आवृत्ति वितरण और बहुलांक के रूप में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक गुणात्मक मापन। अब यहां से प्रश्न बनता है, एक एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए, क्योंकि प्रश्न पत्र देख करके ही मैंने ये चीजें आपके साथ इसमें लगाई हैं, इसीलिए समय लगा। पहली बात तो ये किस स्तर का मापन है, निम्न स्तर का मापन है। दूसरी बात क्या क्या है ये, तो कहा कि योग्यता और विशेषता के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करना। ठीक है, क्रम देना नहीं, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया या अरेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाई है, वो कहलाई नॉमिनल स्केल। उसके बाद ये जो डेटा हमारे पास आया है, इस डेटा से हम कौन सा मैथमेटिकल और कौन सा हम स्टैटिकल प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपने कहा मैथमेटिकल वाला काम तो हम सिर्फ काउंटिंग का कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो काउंटिंग वाला ही काम इसमें हो सकता है इस आधार पर। दूसरा हमारा क्या काम है कि अगर हम सांख्यिकी के भाग में जाते, स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते, तो कहा कि चूंकि हम गिनने का काम कर सकते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बहुलांक, ठीक है, मोड, जो सांख्यिकी का एक हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है, सेंट्रल मेजरमेंट जो टेंडेंसी है, उसका जो मोड वाला पार्ट है, बहुलांक है, वो हम इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा, और सबसे ज्यादा अच्छा काम तो आवृत्ति वितरण का काम कर सकते हैं। ठीक है, मोड तक थोड़ा सा हम जा सकते हैं। ठीक, तो ये 3 चीजें समझिएगा। सबसे निम्न स्तर का मापन, योग्यता विशेषता के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना। कौन सा काम कर सकते हैं गणितीय, तो सिर्फ गिनने का काम कर सकते हैं। सांख्यिकी वाला कौन सा काम हो सकता है, तो आवृत्ति वितरण या बहुलांक वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, इस स्तर में सदैव किसी विशेष गुण के आधार पर हम चूंकि वर्गों की रचना करते हैं, इसलिए इसमें क्या होती है, आंतरिक समजातीयता, इंटरनल होमोजेनिटी पाई जाती है। ठीक है, तो निम्नलिखित मापन स्तरों में से किसमें आंतरिक समजातीयता पाई जाती है, तो नामयुक्त स्तर के मापन में आंतरिक समजातीयता पाई जाती है। अच्छा, पहला वाला हो गया क्लियर। दूसरा जो हमारा है क्रमिक स्तर, ऑर्डिनल स्टेज क्या है, तो क्रमिक स्तर के मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं को किसी गुण या विशेषता की मात्रा के आकार के आधार पर, कितनी मात्रा में उपस्थित है, ठीक है, मात्रा के आकार के आधार पर आपने क्या किया है, विभिन्न श्रेणियों और उप श्रेणियों में एक निश्चित क्रम दिया है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, निश्चित क्रम दिया है। ठीक है, क्रम की बात आ गई, निश्चित क्रम दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रमिक स्तर का मापन कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। और वर्गों को कोई नाम और प्रतीक हम इस तरीके से देते चले जाते हैं। ठीक है, क्रमिक स्तर के माप, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, इतने भर से काम सिर्फ परीक्षा के लिए काम नहीं चलेगा, समझ में आ रही बात। क्रमिक स्तर के मापन में व्यक्तियों, घटनाओं और वस्तुओं को किसी गुण अथवा विशेषता की मात्रा के आकार के आधार पर, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना, उच्चतम से लेकर निम्नतम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कहां कर रहे हो, उच्चतम से लेकर निम्नतम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तथा प्रत्येक वस्तु को एक क्रम सूचक अंक नहीं, ठीक है, क्रम सूचक अंक प्रदान कर दिया जाता है।
ठीक है, ये हमारा इस क्रमिक स्तर के मापन है। किसी कॉलेज की अमुक कक्षा के छात्रों को परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाना, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रमिक स्तर का मापन कहलाता है। ठीक है, तो क्या है कि अब हमारे पास जो आपने डांसिंग का, सिंगिंग का, प्ले का जो बनाया है, ग्रुप बनाया है, उसमें आपने थोड़ा सा काम किया, बच्चों से रिहर्सल करवाया, तो देखा कि किस बच्चे का डांस अच्छा है, उससे कम अच्छा है, उससे कम। तो इस आधार पर योग्यता की मात्रा के आकार के आधार पर जो आपने क्रम दिया है, अब जो डेटा अरेंज किया है, उसे आप क्रमिक स्तर का मापन या ऑर्डिनल लेवल या ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। इस प्रकार की मापनी में जो आपने क्रम देने का काम किया है, वो क्रम देने का काम प्रायः दो विधियों के आधार पर होता है। पहला कौन सा है, क्रम विधि। इस विधि में वस्तुओं इत्यादि को कोटि क्रम यानी रैंकिंग के आधार पर हम क्रमबद्ध कर लेते हैं। दूसरा क्या है, कंपैरिजन, पेयर कंपैरिजन मेथड। इसमें क्या करते हैं, समूह या सदस्यों या श्रृंखला में जो पदार्थ हैं, उनको हम जोड़े में तुलना करते हैं। तुम्हारी क्या है, तो जोड़े के आधार पर हम तुलना करते हैं। ठीक है, और समूह में कितने जोड़े बनेंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। समूह में कितने लोग हैं, NC2 इज इक्वल टू n-1/2 का प्रयोग किया था। ये तो फॉर्मूले याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये पूछ ले जाते हैं कि क्रमिक स्तर के मापन में प्रयोग होने वाले युग्म तुलना विधि में किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो NC2 इज इक्वल टू n-1/2। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला यूज होता है। अब क्रमिक स्तर का मापन यद्यपि अब हम देखते हैं कौन कौन सा मैथमेटिकल और स्टैटिकल काम इस क्रमिक स्तर के मापनी से कर सकते हैं। तो यद्यपि इस मापनी का प्रयोग भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाता है, परंतु इससे बहुत अधिक परिशुद्ध मान तो प्राप्त नहीं होता। परंतु क्या है कि चूंकि हम वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, क्रमिक रूप देने के लिए हम इसका अंक दे रहे हैं, तो सामान्य गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग का प्रयोग। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, नहीं किया है, अपितु क्रम के आधार पर जो हमारी सम्मिलित है वो हमारी कहलाती है। ठीक है, तो जोड़, गुणा, भाग तो आप नहीं कर सकते, परंतु क्रम के आधार पर जो हमारी सांख्यिकीय संक्रियाएं हैं वो संभव होती हैं। तो क्रम आप किस में देते हो, तो सबसे पहले जो हमारी चूंकि क्या होता है, प्रत्येक स्तर की मापनी का आप ये बात जान लीजिए कि जिससे जो निम्न लेवल की जो मापनी होगी वो उसके गुण को समाहित किए हुए चलेगी। ठीक है, तो चूंकि ऑर्डिनल लेवल क्या है, नॉमिनल लेवल से अप है, एक लेवल अप है, तो उससे संबंधित जो भी काम थे आवृत्ति वितरण और बहुलांक वाला, वो तो इसके पास होगा ही होगा। के साथ साथ क्या होता है, मीडियन हमारा मध्यांक, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल और रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की गणना हम इससे कर सकते हैं। तो मीडियन होता ही क्या है, मीडियन को हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो स्थिति का वर्णन करता है, प्राप्तांकों को स्थिति का वर्णन करता है। तो स्थिति सूचक मान के रूप में हम मीडियन को यूज ही करते हैं। परसेंटाइल भी हम क्या करते हैं, छात्रों के अमुक समूह में छात्र का लेवल क्या है या उससे कम उसका स्थान क्या है, उसके लिए भी हम, तो इस तरीके से हम जेड स्कोर और इन सब का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रक्रिया है ये इससे संभव होती है क्रमिक स्तर की मापनी से। बात समझ में आ गई। चलिए तीसरा देखते हैं, इंटरवल लेवल कौन सा है। तो कहा गया कि इंटरवल लेवल में क्या है, अंतराल यानी गैप है ना। तो अंतराल में आपने क्या बनाया है, गैप वाले शब्द को पहले हम समझ लेते हैं। तो कहा कि जैसे आप क्या करते थे बचपन में, जब आप वो खेलते थे, क्या कहते हैं, जो बनाते नहीं थे क्या, एक पैर से जंप करते थे, वो पत्थर बना के डालते हैं ना, एक पहले खाने में, फिर दूसरे खाने में, तीसरे खाने, चौथे खाने में, ठीक, तो लंगड़े पैर से चलते थे। तो आपने एक बक्सा बॉक्स बनाया इतना बड़ा, उतने ही माप का दूसरा बॉक्स बनाया था, बनाया कि नहीं बनाया, याद करिए अपने बचपन के खेल। ठीक है, तो उस आधार पर गोला मतलब हम चौकोर बॉक्स बनाते चले जाते थे, 5-7 जितने बनते थे ना, याद है ना सबको, हाँ बिल्कुल याद होगा। ठीक है, तो ये क्या है, गैप यानी एक मात्रा निश्चित, वहां पर क्या है, मात्रा का आकार के आधार पर हुआ था, लेकिन यहाँ पर मात्रा का जो आकार है वह निश्चित है। ठीक है, उस आधार पर जो हम मेजरमेंट करेंगे उसको हम इंटरवल लेवल मेजरमेंट कहेंगे। कैसा देखते हैं, इस प्रकार के मापन में नामित और क्रमिक के दोनों विशेषताएं निहित हैं, पहली बात तो। दूसरा काम क्या कहा कि व्यक्तियों और वस्तुओं में जो विद्यमान गुण की मात्रा को इस प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में क्या रहे, समान अंतर रहे। कैसा रहे भैया, प्रत्येक उप श्रेणी में कैसा अंतर रहे, समान अंतर रहे।
किंतु इसमें हमें ये जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती कि ये शून्य से कितनी दूरी पर स्थित है, ये कमी है, ठीक है, क्योंकि इसमें निरपेक्ष शून्य मान नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं पाया जाता, ठीक है। और इससे जो भी मान हमें प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, कंपैरेटिव होते हैं, ठीक है। पहला वाला बक्सा कैसा बनेगा, दूसरे वाले के आधार पर बनेगा, मतलब दूसरा वाला कैसा बनेगा, पहले कितना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो सापेक्षिक स्थिति होती है। इस तरह के सर्वश्रेष्ठ मतलब जो मापन का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वह उदाहरण है थर्मामीटर। और थर्मामीटर में समझ में आए तो महीना, वर्ष, सप्ताह, घंटा, मिनट आदि भी तो क्या है 60 मिनट का 60 सेकंड का हमारा 1 मिनट होता है, ठीक है। तो 2 मिनट कहा तो हमने कहा मान लिया 1 और 2, तो 1 मिनट जितने सेकंड का होगा उतने ही दूरी क्या होगी 1 से 2 में होगी, ठीक है। तो निश्चित मात्रा में हमारे पास, तो इसी तरीके से थर्मामीटर में क्या होता है कि इतना बुखार तो आपका, तो उससे ज्यादा बढ़ गया तो इतना, ठीक है। 104 बुखार है तो शरीर का तापमान बहुत अधिक, ठीक है, उससे मात्रा कम हुई, निश्चित मात्रा कम हुई तो 100 डिग्री आया, निश्चित मात्रा कम हुई तो 98 डिग्री आया, ठीक। तो ये निश्चित मात्रा के आधार पर जो हमारा गैप होता है उसको हम इंटरवल लेवल मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। और अगर उससे भी नहीं समझ में आता तो हम जानते हैं कि महीना हमारा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 30, 31 ऐसे हमने बना रखा है पहले से, ठीक है। आंतरिक मापन से जो हमारे पास अंक प्राप्त हुए हैं उसमें जोड़ घटाव की गणना की जाती है, परंतु गुणा अथवा भाग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अधिकांश शैक्षिक मापन, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चरों का मापन प्रायः हम इंटरवल लेवल पर, हमारा जो क्षेत्र है, अच्छा सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि हम शैक्षिक मापन के जिस क्षेत्र में है, ठीक है, हमारे पास चूंकि हम सापेक्षिक स्थिति का ही मापन करते हैं तो हम बहुत अधिक तो खींच पाते हैं जो वो इंटरवल लेवल मेजरमेंट तक जा पाते हैं, ठीक है। और रेशियो स्केल तक कम पहुंच पाते हैं, प्रयास किया जाता है। इस मापनी के प्रयोग से जो अंक और संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं उनसे जो हम सांख्यिकी संक्रिया या जो हम स्टैटिकल मेजरमेंट या स्टैटिकल हम कौन कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं, तो पहली बात तो मध्यमान, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये बात समझ लीजिएगा कि जो आप उससे कर चुके थे, नामित और क्रमिक से कर चुके वो सब इसे कर सकते हैं, ठीक है। योग्यताएं निहित हैं तो बार बार मैं वो नहीं बता रहा हूं। अब नई क्या चीज कर सकते हो, मीन निकाल सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। अब क्या गुणनफल, आघूर्ण, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका मीन कहां से निकलेगा, इंटरवल, और मीन का हम ज्यादा यूज करते हैं अपने यहाँ शैक्षिक क्षेत्र में। और आखिरी आपका कौन सा है, रेशियो स्केल, ठीक है। ये है अंतराल, ये है अनुपात, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो अनुपात में क्या होता है कि दुगुना अनुपात, 3 गुना अनुपात ऐसा हम रखते हैं ना, ठीक है। तो अनुपातिक स्तर वह मापन का, ठीक है, क्या है ये हमारा, ये कैसा मापन है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना कि ये सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन है, ठीक है। सबसे लो लेवल का मेजरमेंट नॉमिनल स्केल, सबसे अप लेवल का कौन सा है आपका रेशियो स्केल। इस प्रकार के मापन में अंतर्निहित मापन के सभी गुण ऊपर जो हमारे हैं उस सभी गुणों के साथ साथ इसमें क्या है इनके पास, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ठीक है। तो परम शून्य या निरपेक्ष शून्य मान की संकल्पना इसमें निहित होती है, ठीक है। तो जब तक शून्य मान नहीं होता है तब तक, जब तक गिनती दुनिया कैसे है, जब तक जीरो होगा तभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम पहुंचेंगे, ठीक है। तब जब हमने शून्य दिया तब दुनिया को गिनती आई, तो जब तक शून्य नहीं था तब तक कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाता। इसीलिए शून्य मान मिला कहां पर हमें, रेशियो स्केल में, इसीलिए इसको हम सबसे सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन कहते हैं। परम शून्य स्थिति है कौन सी, वह स्थिति जिस पर कोई गुण पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीन हो जाता है, जैसे लंबाई, भार, दूरियों का मापन क्या है हमारा, क्या है वो है हमारा रेशियो स्केल का मेजरमेंट। क्योंकि किसी का भार कितना है, कुछ भार भारहीन भी तो हमने कहा है, ठीक। तो उसको इस तरीके से हम मान सकते हैं, क्योंकि लंबाई, दूरी और भार के पूर्ण रूपेण अस्तित्व होने की संकल्पना की जा सकती है तथा मापन परिणामों को अनुपात के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अनुपात में हमने निरपेक्ष शून्य बिंदु है हमारे पास, को ही मापने का प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं। जो हमारा जो शून्य बिंदु है उस शून्य बिंदु के आधार पर ही हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको मापने का प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं,
ठीक है, इसमें समस्त गणितीय संक्रियाएं, गुणा भाग जोड़ घटाव का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर हमने क्या देखा है कि ये हमारे चारों तरीके हुए। क्योंकि अब आप कहेंगे कि स्टैटिकल वाला कौन सा है, तो चूंकि हम जो ये सांख्यिकी है अभी आगे जब पढ़ेंगे तो आप इसे कहते हैं अनुमानों का विज्ञान। ठीक है, अनुमान इसके आधार पर हम लगाते हैं। ठीक, जब हमारा शून्य आ जाता है तो हम एग्जैक्ट मेजरमेंट करने लगते हैं। तो और जो सांख्यिकी का मोस्टली यूज होता है वो यूज होता है हमारे इसी जो हमारा वो क्या कहते हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन है उसमें हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्रीय शाखा में हमारा जो मेजरमेंट हो पाता है वो मोस्टली हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं, मैंने आपको बताया इंटरवल लेवल तक। हाँ, इंटरवल लेवल तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत अधिक सांख्यिकीय प्रोसेस तो हम इसके साथ सारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इससे हमें वास्तविक जानकारी पहले से ही प्राप्त हो जाती है। इन्हीं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इन्हीं से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा क्या करना नहीं पड़ता है, स्टैटिकल हमें बहुत कोई भी संक्रिया ज्यादा करनी नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मापन के हमने परिभाषाएं समझी, मापन के हमने कार्य समझे और हमने क्या किया, एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़े। हमने देखा कि मापन का लेवल कितने प्रकार के मापन, 4 प्रकार के मापन हमारा हो गया और स्केल भी हमने समझ ली। ठीक है, इसके बाद कल मैं आपको मूल्यांकन पढ़ाऊंगा। मूल्यांकन के पूरे पार्ट के आधार के बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना अंतर हो गया इसका, उसके बाद अच्छे परीक्षण के गुण। मैं आपको वैसे इसका लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, परंतु जिस लेवल के परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसमें आपके वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता के अलग से प्रश्न आते हैं, इसलिए उसको अलग से, ये देखिए विश्वसनीयता ज्ञात करने की 4 विधियां, ये सभी मैं आपको, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसका कॉस्ट मैंने जो 500 रुपीज रखा है। आप चूंकि बड़ी मेहनत लगी है, ठीक है, डेटा को प्रिपेयर करने में रात रात भर जगना पड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन है तो कोई ऑफिस तो खुला नहीं। ठीक है, तो घर पर रहकर काम करने की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को तैयार किया गया है। तो नॉमिनल है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए लगभग ये आपका 480 485 पेज का है भी। ठीक है, तो लगभग 1-1 रुपए एक पेज का आपको पड़ रहा है। फिलहाल ऐसा कोई इस पर मैं इसका मूल्य नहीं लगा रहा। ठीक है, ये मेहनत है और चूंकि आप सफल हो जाए तो ये बहुत पैसे का है, और आपके लिए अगर काम नहीं आता तो ये बिल्कुल भी बेकार। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।